Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को जो है वो डिटेल से देखेंगे। स्टूडेंट्स आए हम सबसे पहले जो है वो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 1। ब्रीथिंग मींस, ब्रीथिंग का मतलब है ऑप्शन ए ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये गलत है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है। मूवमेंट दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक है। ब्रीथिंग के दो स्टेप्स हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इन दोनों के दरमियान जो मूवमेंट्स होती हैं इसी को हम ब्रीथिंग कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी को देख लेते हैं। गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स अक्सर बच्चे जो है वो इसको टिक कर देते हैं, जबकि ये ब्रीथिंग की नहीं बल्कि गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। और लास्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये भी ब्रीथिंग की डेफिनेशन नहीं है। तो ब्रीथिंग की जो करेक्ट डेफिनेशन है वो ऑप्शन बी है। एमसीक्यू नंबर 2 है, वो कहता है विच पाथ डज एयर टेक इमीडिएटली आफ्टर पासिंग थ्रू द लैरिंग्स। लैरिंग्स से गुजरने के बाद जो हवा है वो आगे किस हिस्से के पास जो है वो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स के बाद नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद जो है वो जाती है हवा फेरेंक्स में, फेरेंक्स के बाद जाती है लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद आगे जहाँ पे जाती है ट्रेकिया के अंदर जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। फेरेंक्स नहीं है, फेरेंक्स जो है वो लैरिंग्स से पहले आता है। ब्रोंकाई नहीं है, ब्रोंकाई में हवा जो है वो ट्रेकिया के बाद जाती है। और एल्वुलाई भी इसका आंसर नहीं है, एल्वुलाई में जो हवा है वो एल्वुलर डक्ट्स के बाद जाती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। वाई आर एल्वुलाई सराउंडेड बाय कैपिलरीज। एल्वुलाई जो है उनके गिर्द कैपिलरीज क्यों मौजूद होती हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है कि वो हवा जो हम अंदर लेके जाते हैं उस हवा से ऑक्सीजन ने कैपिलरीज में मौजूद ब्लड के अंदर जाना होता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ने एल्वुलाई के अंदर मौजूद हवा के अंदर आना होता है। तो इसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो इसका सीधा सीधा आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, टू एक्सचेंज गैसेस, गैसों के तबादले के लिए जो है वो एल्वुलाई के गिर्द कैपिलरीज मौजूद होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी जो है वो इसके आंसर्स जो है वो बिल्कुल बनते ही नहीं है। तो एब्जॉर्ब वाटर गलत, टू प्रोड्यूस म्यूकस गलत, टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स ये भी इसका आंसर नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 4 है, विच फीचर ऑफ एल्वुलाई हेल्प्स इन रैपिड गैस एक्सचेंज। एल्वुलाई का वो कौन सा फीचर है जो कि तेजी से गैसों के तबादले में मदद देता है। थिक वॉल, स्टूडेंट्स ये गलत है, एल्वुलाई की दीवारें बारीक होती हैं। लार्ज डायमीटर होता है, स्टूडेंट्स एल्वुलाई की बहुत बड़ी थैलियां होती हैं, ये भी गलत है। स्टूडेंट्स उसके बाद एल्वुलाई के अंदर कोई स्मूथ मसल्स होते हैं, ये भी गलत है। एल्वुलाई की दीवारें तो सिंपल एक सेल्स पर मुश्तमिल होती हैं। ये हम आगे क्वेश्चंस के अंदर भी देखेंगे, जब हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे ना तो वहां पे भी मैं आगे आपको बताऊंगा। मॉइस्ट सर्फेस, स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ठीक है, एल्वुलाई की जो सर्फेस है वो मॉइस्ट होती है जो कि तेजी से गैसों के तबादले में बहुत हेल्प करती है। इसके बाद स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 5 है, विच एक्शन इंक्रीजेस लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो वो कौन सा एक्शन है जो कि सांस के दौरान लंग वॉल्यूम को ज्यादा कर देता है। आपने जहन में रखना है कि लंग वॉल्यूम जो है वो इनहेलेशन के दौरान ज्यादा होता है कि एक्सहेलेशन के दौरान ज्यादा होता है। तो आप फौरन से कहेंगे कि सर इनहेलेशन में लंग वॉल्यूम ज्यादा होता है। अब इनहेलेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो डायाफ्राम है स्टूडेंट्स वो भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो रिब केज को आगे की तरफ मूव करवाते हैं, डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो अब ब्रीथिंग में वो कौन सा एक्शन है जो कि लंग वॉल्यूम को ज्यादा करेगा। अब दो चीजें ज्यादा करती हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स और एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ऑप्शन ए में है रिलैक्सिंग द डायाफ्राम, गलत, ये एक्सलेशन में होता है जिसमें लंग वॉल्यूम कम होता है। उसके बाद यहाँ पे देखें ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्टिंग इंटरकोस्टल मसल, बिल्कुल ठीक, इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं, लंग वॉल्यूम ज्यादा होता है। क्लोजिंग द ट्रेकिया, इसका लंग वॉल्यूम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। स्टिफनिंग एल्वुलर वॉल्स, अगर एल्वुलाई की दीवारों को आप सख्त कर दें तो इसका भी लंग वॉल्यूम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स इनहेल्ड एयर जो है उसके अंदर 21% ऑक्सीजन है। एक्सेल्ड एयर में ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज होती है। तो एक्सेल्ड एयर के अंदर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो 16% है। ये मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू, आपने इसको याद रखना है। ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हमने टेबल पढ़ा था, उस टेबल के अंदर से एमसीक्यू आया हुआ है। उस टेबल के अंदर से इस तरह के और भी काफी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों ने उस टेबल को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। एमसीक्यू नंबर 7 है, विच फैक्टर कंट्रोल्स द ब्रीथिंग रेट। अब कौन सा फैक्टर जो है स्टूडेंट्स वो ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, बिल्कुल ठीक यही आंसर है।
स्टूडेंट जैसे ही जो है वो आप वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपकी मसल्स के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन की स्पीड ज्यादा हो जाती है, जिसके नतीजा में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में आती है तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होना शुरू होता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो फौरन से हमारा ब्रेन जो है वो इस इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करता है, और जैसे ही ब्रेन जो है वो इसको डिटेक्ट करता है तो वो पैगाम भेजता है डायफ्राम को और इंटरकोस्टल मसल्स को कि वो तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करें और ब्रीथिंग रेट को क्या कर दें, ज्यादा कर दें। तो इस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड है वो ब्रीथिंग रेट को ज्यादा करती है। ऑप्शन बी भी गलत है, डी भी गलत है और सी भी गलत है। एमसीक्यू नंबर 8 है, द वॉल्स ऑफ एल्वोलाई आर ब्रोकन इन। कौन सी बीमारी है जिसमें एल्वोलाई की दीवारें टूट जाती हैं? स्टूडेंट्स दिस इज वन एंड ओनली एम्फीसीमा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। एम्फीसीमा के अंदर एल्वोलाई की दीवारें जो हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। अगर आपसे पूछे वो कौन सी बीमारी है जिसमें एल्वोलाई जो है वो पस से भर जाती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? देन योर आंसर विल बी नमूनिया। ठीक है, तो आपने इसको भी जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 9 है, स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर बाय। स्मोकिंग जो है उसके नतीजे में लंग कैंसर कैसे होता है? इंक्रीज ऑक्सीजन अपटेक। गलत। क्या स्मोकिंग करने से ऑक्सीजन का अपटेक ज्यादा हो जाता है? बिल्कुल गलत। प्रोमोटिंग अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। बिल्कुल ठीक आंसर है। स्टूडेंट स्मोकिंग के अंदर जो कार्सिनोजेंस होते हैं, जैसे कि टार हो गया, जैसे कि बेंजीन हो गया, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी बॉडी के अंदर जब दाखिल होते हैं तो स्टूडेंट्स ये दाखिल होने के बाद हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको ये उकसाते हैं कि वो बिला जो तरतीब और बगैर किसी कंट्रोल के वो क्या करें, अपनी तादाद को ज्यादा करें। तो जब अपनी तादाद को ज्यादा करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। यही कैंसर की डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी भी जो है वो गलत है, स्लोइंग डाउन हीलिंग, और ऑप्शन डी इनलार्जिंग द ट्रिक है, ये भी गलत है। एमसीक्यू नंबर 10 है, विच केमिकल इन सिगरेट स्मोक डायरेक्टली लीड्स टू एडिक्शन। सिगरेट स्मोक के अंदर वो कौन सा केमिकल है जिसके साथ फौरन से जो है वो इंसान को अपना आदी बना लेता है? फ्रेंड्स दिस केमिकल इज निकोटीन। निकोटीन जो है आपने याद रखना है कि इसके पास एडिक्शन की बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है। एडिक्शन से मुराद ये कि अगर जो है कोई भी इंसान निकोटीन को एक मरतबा ले लेता है तो उसके बाद उसकी बॉडी दोबारा से इस चीज को डिमांड करती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जाता है ब्रेन के पास, ब्रेन को डैमेज करता है। ये हमने इसके साइड इफेक्ट्स पढ़े थे ना, निकोटीन जो है ये हमारी बॉडी को किस तरह से इफेक्ट करता है, ब्रेन को डैमेज करता है, आर्टरीज की दीवारों को हार्ड कर देता है, इस दिल के मसाइल होते हैं। अब इंसान को इसकी एडिक्शन क्यों होती है? क्योंकि जैसे ही इंसान निकोटीन को लेता है तो ये ब्रेन को इस तरह से अफेक्ट करता है कि ब्रेन से जो एंजाइटी, परेशानी वाली कैफियत है वो कम हो जाती है, और खुशी वाली चीजें जो हैं, खुशी वाले केमिकल ज्यादा रिलीज होते हैं, जिससे इंसान को खुशी का एहसास होता है और उसको ऐसे लगता है जैसे गम और परेशानी जो है वो कम हो गई है। तो ये वाली जो कैफियत है ये ह्यूमन बॉडी फिर दोबारा से डिमांड करती है, और फिर इंसान का दिल करता है कि दोबारा से निकोटीन को जो है वो लिया जाए। तो निकोटीन जो है इंसान को अपना आदी बना लेती है। तो स्टूडेंट्स ये 10 एमसीक्यूज थे, होपफुली आपको जो अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब स्टूडेंट्स अब हमने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, उसके बाद हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे कोई भी पूछा जा सकता है, तो आपने हर टॉपिक को ही लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। स्टूडेंट्स आए अब हम जो है एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको एमसीक्यूज की जो है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि गैसेस एक्सचेंज और ब्रीथिंग में क्या फ़र्क होता है? स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ब्रीथिंग का मतलब ये है कि नोस्ट्रल्स के ज़रिए जो है वो हवा का नाक के अंदर दाखिल होना, और फिर जब वो हवा जो है वो कहाँ पे जाएगी, लंग्स में जाएगी, लंग्स में वो अल्वोलाई के लेवल पे जाएगी। तो अल्वोलाई के लेवल पे जब गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा तो उसके बाद उसी हवा का कार्बन डाइऑक्साइड को लेके नॉस्ट्रल से दोबारा एनवायरनमेंट के अंदर चले जाना, इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग स्टूडेंट्स एक ऐसा अमल है जिसमें जानदार जो हैं वो हवा को अपने जिस्म के अंदर या बाहर लेके जाते हैं। ये क्यों की जाती है? ताकि जानदार जो हैं वो हवा से ऑक्सीजन को ले सकें और कार्बन डाइऑक्साइड को उस हवा के जरिए बाहर निकाल सकें। ब्रीथिंग दो स्टेप्स में होती है, एक को इंस्पायरेशन कहते हैं और एक को एक्सपायरेशन कहते हैं। गैसेस एक्सचेंज क्या होती है स्टूडेंट्स? गैसेस एक्सचेंज जो है वो कैसा अमल है जिसमें जो हवा हम अंदर लेके गए हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो ब्लड के अंदर चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड के अंदर है वो उस हवा के अंदर आ जाती है जिसको हमने सांस के जरिए बाहर निकालना है। गैसेस एक्सचेंज के लिए जानदार जो हैं वो ब्रीथिंग करते हैं। स्टूडेंट्स अब अक्सर बच्चे यहाँ पे डिफरेंस लिखते हुए गलती करते हैं कि वो सिंपल डेफिनेशंस लिख देते हैं और वो समझते हैं कि हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, जबकि असल डिफरेंस का क्राइटेरिया ये है कि आपके मिनिमम 2 डिफरेंसेस जो हैं वो लाजमी हों किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अगर आपके नहीं बन रहे तो आप एग्जामिनर से पूछ सकते हैं, जो आपका क्लास में सब्जेक्ट टीचर हैं आप उनसे जो है वो पूछ सकते हैं। लो लेकिन आपने जो है वो लाजमी डिफरेंस जो है वो मिनिमम 2 बनाने हैं।
इसके बाद स्टूडेंट्स ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क होता है? ब्रीथिंग जो है ये एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स एक केमिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग जो है ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है और गैसेस एक्सचेंज जो है वो आगे रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करती है। स्टूडेंट्स ये सिर्फ मैं आप लोगों को जो है वो आंसर्स दिखा रहा हूँ, इनकी तमाम डिटेल जो है वो हम पिछले पूरे चैप्टर के अंदर लेक्चर्स में जो है वो डिटेल से कवर कर चुके हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद ट्रेकिया और ब्रोंकाई के अंदर जो है वो कार्टिलेज का रोल क्या होता है, आपने यहाँ से जो है वो उसका आंसर लिख लेना है। ट्रेकिया की दीवार के अंदर सी शेप कार्टिलेज जो है वो मौजूद होते हैं, जबकि ब्रोंकाई की दीवारों के अंदर जो है वो प्लेट लाइक कार्टिलेज मौजूद होता है। अभी जो कार्टिलेज है स्टूडेंट्स ये ट्रेकिया और ब्रोंकाई की दीवारों को सिकुड़ने से बचाता है, कब? जब उनके अंदर कोई हवा मौजूद नहीं होती। तो आपने इसको भी जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछता है कि ब्रीथिंग रेट रेस्ट और एक्सरसाइज की हालत में कितना होता है। तो जब हम रेस्ट की हालत में होते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट 16 टू 20 टाइम्स पर मिनट है। ये आपसे एमसीक्यू के तौर पर भी पूछा जा सकता है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वर्जिश कर रहे होते हैं, तो हमारा ब्रीथिंग रेट जो है वो 30 टू 40 टाइम्स पर मिनट तक पहुंच जाता है। तो आपने इसको भी जो है वो याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई जो है ये किस तरह से सबसे ज्यादा गैसों का तबादला करवाने के लिए जो है वो साजगार है। किस तरह से एल्वोलाई का स्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा गैसों का तबादला करवाता है। तो आपने सबसे पहले बताना है कि मिलियंस ऑफ एल्वोलाई, लाखों की तादाद में एल्वोलाई जो हैं वो मौजूद होती हैं। अब जाहिर सी बात है, लाखों की तादाद में एल्वोलाई मौजूद हैं तो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया जो है वो मुहैया हो जाता है गैसों के तबादले के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए। उसके बाद जो उसकी अगली प्रॉपर्टी एल्वोलाई की ये है, एल्वोलाई के स्ट्रक्चर की, कि जो एल्वोलाई की दीवारें हैं वो सिर्फ एक सेल थिक होती हैं। मतलब जो एल्वोलाई की दीवारें हैं ना वो सिर्फ इतनी मोटी होती हैं जितनी एक सेल की मोटाई होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ये जो एक सेल की आपको नजर आ रहा है इस तरह एक सेल की दीवार है, तो ये एक सेल की दीवार जो है ये एल्वोलाई की दीवार को बना रही होती है। अब इसका फायदा क्या होता है, यहाँ से अगर ऑक्सीजन ने गुजरना है तो उस एक सेल की दीवार से उसके लिए गुजरना बहुत आसान होता है। अगर ये दीवार मोटी होती तो ऑक्सीजन का गुजरना भी मुश्किल हो जाता। चूंकि दीवार बारीक होती है तो इसी वजह से ऑक्सीजन का गुजरना जो है यहाँ पे बहुत आसान होता है। और दूसरा, ये जो दीवार है ये मॉइस्ट होती है, यहाँ पे नमी मौजूद होती है, और ये जो नमी है ये ऑक्सीजन को गुजरने में मजीद मदद फराहम करती है। अब एक उनकी जो दीवार है उसकी मोटाई एक सेल जितनी होती है और उसके अंदर नमी मौजूद होती है, तो ये जो चीजें हैं ये रैपिड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को जो है वो अलाउ करती हैं। ठीक है, रैपिड का मतलब होता है तेजी से, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का मतलब ये है कि गैसेस का हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। फर्ज करें यहाँ पे खून की नाली जो है वो मौजूद है, एल्वोलाई है। अब यहाँ से ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाएगी ब्लड में, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर जाएगी इस एयर के अंदर। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज सबसे बारीक खून की नालियां हैं, इनका एक गुच्छा मौजूद होता है एल्वोलाई के गिर्द, जो कि इस बात को यकीनी बनाता है कि जो एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है मौसर एक्सचेंज हो किसका, ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि मौसर तौर पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के तबादले को यकीनी बनाता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है सिम्टम्स, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की अलामात बतानी है, उसकी वजूहात बतानी है और उसका इलाज क्या है। तो स्टूडेंट्स ब्रोंकाइटिस के कॉजेज जो है मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ, मैं रीड कर देता हूँ। वायरसेस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के नतीजा में हो सकता है। इसके अलावा केमिकल इरिटेंट्स जैसे कि टोबाकू स्मोक, इसके नतीजा में ब्रोंकाइटिस हो सकता है। सिम्टम्स इसकी क्या है, कफिंग है, विजिंग है, फीवर है, चिल्स है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में मेडिकेशन है। सबसे पहले कफ सप्रेसेंट्स आते हैं, खांसी को कम करने वाली दवाएं ताकि ब्रीथिंग जो है उसको आसान बनाया जा सके। एंटीबायोटिक्स हैं, अगर ब्रोंकाइटिस है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के नतीजा में है तो एंटीबायोटिक्स देंगे, अगर वायरल इन्फेक्शन के नतीजा में है तो एंटीवायरल मेडिसिन देंगे। अगर जो है ये केमिकल इरिटेंट्स की वजह से हो रहा है तो आप उन इरिटेंट्स को अवॉइड करेंगे ताकि ब्रोंकाइटिस ना हो। तो स्टूडेंट्स ये आपसे तीनों चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन में इकट्ठी तो नहीं पूछेगा, अलबत्ता कोई सी दो चीज़ें जो है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो आप इस लिहाज से जो है उसको जो है वो तैयार करेंगे। लेकिन ब्रोंकाइटिस की तीनों चीज़ें जो है चूंकि लेंथी शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है तो तीनों चीज़ें आपसे कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर वो नहीं पूछेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, वो आपसे पूछता है एम्फीसीमा की अलामात और उसका इलाज जो है वो आपने बताना है। तो एम्फीसीमा के सिम्टम्स देखें, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, क्रॉनिक कफ विद और विदाउट म्यूकस, विजिंग, चेस्ट टाइटनेस। इसकी डिटेल्स मैं आपको लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। स्टूडेंट्स अगर आप इसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप लेक्चर को सुन सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या है, मेडिसिन टू रिलीव कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। आप ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि खांसी या सांस के मसाइल को जो है वो आपको आराम दें। और दूसरा, एम्फीसीमा जो है इसको मुकम्मल तौर पर इसका ट्रीट पॉसिबल नहीं है, तो आपने इसको भी जो है वो याद रखना है।
उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, आपने एग्जांपल्स के साथ बताना है। अब कार्सिनोजेंस जो हैं ये कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस को कहते हैं, ऐसी चीजें जो कि हमारी बॉडी के अंदर कैंसर कॉज कर सकती हैं उनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल जो है वो दो आपकी बुक के अंदर मेंशन है, एक है टार और एक है बेंजीन। ये दो कार्सिनोजेंस है, आपने इसको याद रखना है। और उसके अलावा तीसरा आपने याद रखना है फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन के आगे लिखा हुआ है फॉर्मल्डिहाइड। तो ये तीन कार्सिनोजेंस हैं जो कि आप एमसीक्यूज के तौर पर याद रखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, वो आपकी बुक के अंदर जो है वो टेबल दिया हुआ है। इस टेबल की जो है ये फर्स्ट 3 रोज जो है वो मेंशन है, वहाँ पे उसने ठीक है यहाँ पे स्पेसेस खाली छोड़ी हुई हैं, तो उन स्पेसेस के अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो आप लोग इस टेबल को देख के जो है वो वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। ये टेबल आपको एमसीक्यूज के हवाले से पूछा जा सकता है। इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज है, एक्सपायर्ड एयर में कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की इंस्पायर्ड एयर में क्या परसेंटेज है, एक्सपायर्ड एयर में कितनी है, नाइट्रोजन जो है इसकी एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड एयर दोनों में परसेंटेज जो है वो सेम रहती है। उसके बाद वाटर वेपर्स जो हैं ये वेरिएबल हैं, यहाँ पे एक्सपायर्ड एयर में सैचुरेटेड होते हैं। टेम्परेचर जो है वो इंस्पायर्ड एयर का वेरिएबल होता है, एक्सपायर्ड एयर का तकरीबन बॉडी टेम्परेचर के बराबर होता है। डस्ट पार्टिकल्स इंस्पायर्ड एयर में वेरिएबल होते हैं, एक्सपायर्ड एयर में जो है वो तकरीबन कोई भी डस्ट पार्टिकल मौजूद नहीं होता। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए जो है उसको तैयार करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स इन्क्वेस्टिव क्वेश्चंस हैं। इन्क्वेस्टिव क्वेश्चंस का स्टूडेंट्स मकसद ये है ताकि आप लोग जो है वो आपके अंदर एक तजस्सुस की कैफियत जो है वो पैदा हो, और आप लोग सोचें कि आप ये अगर इस सवाल को हमने अपने पहले से मौजूद नॉलेज की बेस में आंसर करना हो तो हम इसको कैसे आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये आपने जो है वो सबसे पहले इसको खुद आंसर करना है, उर्दू में ही चाहे आप आंसर कर लें, उसके बाद आप यहाँ से जो है वो आंसर को रीड कर सकते हैं। स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन है, वो कहता है व्हाट कैन हैपन, क्या हो सकता है टू ब्रीथिंग, सांस को, इफ द डायफ्राम स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपरली, अगर डायफ्राम सही तरह से काम करना बंद कर दे तो ब्रीथिंग को क्या होगा। अब सबसे पहले आपको डायफ्राम का रोल पता होना चाहिए। हमें पता है कि जो डायफ्राम है ये ब्रीथिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि दो मसल्स हैं, एक है इंटरकोस्टल मसल्स और एक है डायफ्राम जो कि ब्रीथिंग करवाते हैं। अब जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब केज जो है वो अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करता है, ऊपर की तरफ और आगे की तरफ जो है वो मूव करते हैं। और डायफ्राम स्टूडेंट्स जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ मूव करता है। अब इन दोनों के नतीजा में चेस्ट कैविटी के अंदर एरिया ज्यादा होता है और बाहर से हवा जो है वो अंदर मूव करती है। और जब एक्सपायरेशन होती है, जब हम सांस को जो है वो बाहर निकालते हैं, उस वक्त इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स करता है, डायफ्राम भी रिलैक्स करता है। इंटरकोस्टल मसल जब रिलैक्स करता है तो रिब केज नीचे की तरफ आता है, डायफ्राम जब रिलैक्स करता है तो वो ऊपर की तरफ आता है। इससे चेस्ट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है और इजाफी हवा जो है वो बाहर निकल जाती है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको जल्दी से जो है वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है वो बताया। अब अगर डायफ्राम स्टूडेंट सही तरह से काम नहीं करेगा तो लंग्स जो है वो एक्सपैंड भी नहीं कर सकते। क्यों एक्सपैंड नहीं कर सकते, रिब केज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके आगे की तरफ चला गया, लेकिन डायफ्राम तो जो है वो अपनी उसी डोम शेप के अंदर पड़ा हुआ है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो स्ट्रेट होगा ना, जब वो स्ट्रेट होगा तो लंग्स को फैलने के लिए, एक्सपैंड होने के लिए जगह मिलेगी। लेकिन अगर डायफ्राम जो है वो प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो लंग्स को एक्सपैंड होने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। जब लंग्स को एक्सपैंड होने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो बाहर से हवा जो है वो भी कम दाखिल होगी लंग्स के अंदर। तो यहाँ पे देखें वो कहता है द लंग्स कैन नॉट एक्सपैंड प्रॉपरली, लंग्स मुनासिब तरह से फैल भी नहीं पाएंगे, इसलिए कम हवा जो है वो इनहेलेशन के दौरान दाखिल होगी, जो कि सांस लेने के अमल को मजीद मुश्किल बना देगी। दूसरे पॉइंट आप इसमें क्या लिखेंगे, अब जब कम हवा आएगी तो बॉडी के अंदर जो है जाहिर सी बात है कम ऑक्सीजन आएगी और बॉडी से कम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, जिसके नतीजा में सांस की कमी होगी, फटीग कहते हैं थकावट को, और बहुत ज़्यादा अगर खतरनाक केस हो जाए तो इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। रेस्पिरेटरी फेलियर का मतलब यह है कि अगर डायफ्राम मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ दे तो सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इतना मुश्किल हो जाएगा कि इससे डेथ भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको फर्स्ट इन्वेस्टिव क्वेश्चन जो है इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड इन्वेस्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहता है व्हाई इज इट डेंजरस व्हेन स्मोक पार्टिकल्स सेटल इनसाइड द लंग्स। स्टूडेंट्स जब स्मोक के पार्टिकल्स जो हैं वो लंग्स के अंदर सेटल कर जाते हैं, लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई की दीवारें उनके साथ चिपक जाते हैं, तो वो नुकसानदेह क्यों होता है। तो आपने बताना है कि जो स्मोक पार्टिकल्स हैं ये एल्वोलाई को डैमेज करते हैं पहला, और दूसरा एयरवेज को इरिटेट करते हैं। ये जो सांस की नाली है जिसमें ट्रेकिया आता है, ब्रोंकाया आता है, ब्रोंक्यूल्स आते हैं, इसमें इरिटेशन पैदा करते हैं, इसकी दीवारों को जो है वो डैमेज करते हैं। और जैसे इनकी दीवारों को डैमेज करते हैं तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम फौरन से क्या करता है, एक्टिवेट होता है। आपको पता है अस्थमा के अंदर क्या होता है, वो जो एलर्जेंस हैं वो क्या करते हैं, वो इसी तरह से ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की दीवारों को इरिटेट करते हैं। जैसे उनको इरिटेट करते हैं तो फौरन से जो है वो
ब्रोंकायर ब्रोंक्यूल्स की दीवारें जो हैं उनके अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, म्यूकस की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये जो स्मोक पार्टिकल्स हैं ये अल्वोलाई की दीवारों को डैमेज करते हैं, उसके बाद एयरवेज को डैमेज करते हैं, और इन सब के नतीजा में होता क्या है कि सांस की कमी होती है। जब सांस की कमी होगी तो अल्वोलाई तक कम ऑक्सीजन जाएगी, जब कम ऑक्सीजन जाएगी तो जो गैशियस एक्सचेंज की एफिशिएंसी है, जो गैशियस एक्सचेंज की जो इफादियत है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब वो कम होगी तो इसके नतीजे में क्या होगा स्टूडेंट, उसके नतीजे में फिर रेस्पिरेटरी डिजीजेस होने का खतरा ज्यादा हो जाएगा। कौन कौन सी रेस्पिरेटरी डिजीजेस, जैसे कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा और लंग कैंसर। तो स्टूडेंट्स आपने इनको जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। मिसाल के तौर पर लंग कैंसर में हमने पढ़ा था टार, टार जो है वो लंग्स में अल्वोलाई के अंदर डिपॉजिट हो जाती है। टार क्या करती है, इसी तरह से कैंसर कॉज करती है, ठीक है। तो इन सब के नतीजे में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, लंग कैंसर हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो अगला इन्वेस्टिव क्वेश्चन है वो कहता है व्हाई डज द ट्रिकिया हैव सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। ट्रिकिया के पास सी शेप कार्टिलेज रिंग्स क्यों होते हैं जबकि ब्रोंक्यूल्स के पास है वो कार्टिलेज नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आपने बताना है कि जो ट्रिकिया है, ठीक है, इसके अंदर सी शेप कार्टिलेज रिंग इस वजह से मौजूद होते हैं ताकि वो कोलैप्स ना करे, वो सिकुड़े ना, कब, जब उसके अंदर कोई हवा मौजूद ना हो। तो ये लाइन आपने पढ़ी हुई है, द ट्रिकिया हैज सी शेप कार्टिलेज रिंग्स टू कीप द एयरवे ओपन, ताकि हवा का जो रास्ता है उसको खुला रखा जा सके, एंड प्रिवेंट इट, और उसको बचाया जा सके फ्रॉम कोलैप्सिंग, सिकुड़ने से, ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस के दौरान जब ट्रेकिया के अंदर कोई हवा मौजूद ना हो उस वक्त उसको सिकुड़ने से बचाया जा सके, इस वजह से उसके अंदर सी शेप कार्टिलेज रिंग्स मौजूद होते हैं। लेकिन ब्रोंक्यूल्स जो हैं स्टूडेंट्स उसके अंदर कार्टिलेज मौजूद नहीं होती। अब क्यों मौजूद नहीं होती स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल एयरवेज, क्योंकि वो बहुत छोटी जो है वो हवा की नालियां हैं और उनकी दीवारों के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, और ये जो स्मूथ मसल्स हैं स्टूडेंट्स ये हवा के गुजरने को कंट्रोल करते हैं। जब हवा का गुजरने को कम करना होता है तो ये सिकुड़ जाते हैं, जब हवा का गुजरना ज्यादा करना होता है तो ये एक्सपैंड कर जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर कार्टिलेज नहीं होते क्योंकि वो बहुत छोटी नालियां हैं, उनकी दीवारों के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि हवा के गुजरने को रेगुलेट करते हैं। कैसे, बाय नैरोइंग, तंग होके, सुकड़कर, और वाइडनिंग या फैल कर द ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के अंदर अगर स्मूथ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो सुकड़ जाएगी, नाली तंग हो जाएगी। अगर स्मूथ मसल रिलैक्स कर देंगे तो नाली जो है वो वाइड हो जाएगी, वो चौड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से वो हवा के गुजरने को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट इन्वेस्टिव क्वेश्चन है, वो कहते हैं ड्यूरिंग अस्थमा अटैक्स, दमा के जब दौरा पड़ता है किसी भी मरीज को तो दमा के दौरे के दौरान व्हाई इज इट हार्डर टू एक्सेल देन टू इनहेल। वो कहता है कि जब जैसे ही मरीज को दमा का दौरा पड़ता है तो हवा को बाहर निकालना जो है वो क्यों मुश्किल होता है बनिस्बत हवा को अंदर लेने से। दमा के पेशेंट्स में एक इंपॉर्टेंट बात है, आपने उसको याद रखना है कि जो इनहेलेशन है, जो सांस अंदर लेने का अमल है, ये आसान होता है बनिस्बत सांस बाहर निकालने के। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए हम इसके रीजन देखते हैं। स्टूडेंट्स वो कहते हैं ड्यूरिंग एन अस्थमा अटैक, एक दमा के दौरे के दौरान क्या होता है, जो ब्रोंक्यूल्स हैं बिकम नैरोड, वो बहुत तंग हो जाते हैं। क्यों तंग होते हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से, और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स की वजह से, और ज्यादा म्यूकस की वजह से, ठीक है। जब मरीज को दमा का दौरा पड़ता है तो उसके ब्रोंक्यूल्स बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं। तीन वजूहात हैं, इन्फ्लेमेशन हो गई है, स्मूथ मसल्स वहां पे क्या कर गए हैं, सुकड़ गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, और तीसरे नंबर पे बहुत ज्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन हो गई है। उन तीन चीजों के नतीजे में ब्रोंक्यूल्स बहुत तंग हो जाते हैं। अब आपको पता है कि एक्सलेशन में क्या होता है, देखें, एक्सलेशन में डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, रिब केज नीचे की तरफ मूव करता है, और इन दोनों के नतीजा में स्टूडेंट्स होता क्या है, जो प्रेशर है इनसाइड द चेस्ट, जो हमारे सीने के अंदर जो प्रेशर है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ऐसा ही है ना, क्योंकि चेस्ट वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, कम होता है। तो स्टूडेंट जैसे ही एक्सलेशन में प्रेशर जो है वो चेस्ट के अंदर ज्यादा होता है तो ज्यादा प्रेशर क्या करता है, ये कंप्रेस कर देता है, दबा देता है दीज ऑलरेडी नैरोड ब्रोंक्यूल्स, उन ब्रोंक्यूल्स को जो कि पहले ही तंग हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से, एक्सेस म्यूकस की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स की वजह से। ये ज्यादा प्रेशर उन ब्रोंक्यूल्स को मजीद दबा देता है। जब वो मजीद दब जाते हैं तो ये मुश्किल कर देता है किसको, हवा को, टू एस्केप के वो बाहर जाए। एज अ रिजल्ट इसके नतीजा में जो हवा है वो लंग्स के अंदर फंस जाती है, और इसी वजह से हवा को बाहर निकालना ज्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत हवा को अंदर लेने से। तो स्टूडेंट्स आप होपफुली आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका आंसर है, और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर को जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।